हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो कुछ रूल्स रेगुलेशंस है जिनके ऊपर बार बार कमेंट आ रहे थे स्टूडेंट्स के, तो मैंने उनके ऊपर आज एक ये अलग से वीडियो बना दिया। ठीक है गाइज, तो मैं एक तो उनके जो क्वेश्चन थे ना उनके जवाब दूंगा, साथ ही साथ में इस क्लास के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस किस रूल में अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है गाइज, वैसे मैंने आपके सारी क्लासेज है ना वो सारी बिल्कुल संशोधित है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर आपको और ध्यान देना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि इन चीज़ों के अंदर भी संशोधन हो गया है, और जैसे मुझे वो अपडेट मिलेगी मैं आपको वो संशोधित चीज़ भी आपको बता दूंगा। ठीक है गाइज, तो बिल्कुल आप ध्यान रखिए, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको लास्ट तक अंत तक जरूर देखना, स्किप करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले मैंने आपको अध्याय जो 3 है ना उसका नाम है सेवा की सामान्य शर्तें, उसमें एक नियम है नियम संख्या 8 कै सब क्लॉज 1। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि राज्य सेवा में प्रविष्ट होने की आयु के बारे में बताया था। ठीक है गाइज, तो न्यूनतम आयु 16 वर्ष रहेगी। ठीक है गाइज, आपसे एग्जाम में पूछे कि राज्य सेवा में प्रविष्ट होने की न्यूनतम आयु कितनी है, 16 वर्ष। अगर अधिकतम आयु की पूछे तो आपको कितना बताना है, 40 वर्ष। ठीक है गाइज, यहाँ तक कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर महिलाओं के लिए पूछे कि महिलाओं के लिए राज्य सेवा में प्रविष्ट होने की अधिकतम आयु कितनी है, तो आपको 42 वर्ष करना। ठीक है गाइज, और आपसे ये पूछे कि भारतीय सेना के आरक्षित जवान है तो उनके लिए राज्य सेवा में प्रविष्ट होने की अधिकतम आयु कितनी है, तो आपको बताना है 50 वर्ष। ठीक है गाइज, महिलाओं के लिए 42 वर्ष, भारतीय जवानों के जो आरक्षित भारतीय सेना के जो आरक्षित जवान है ना उनके लिए 50 वर्ष। ठीक है, और आपसे महिला और भारतीय जवानों के बारे में कुछ ना पूछे, सिर्फ इतना सब पूछे कि राज्य सेवा में प्रविष्ट होने की अधिकतम आयु कितनी, तो आपको बताना है 40 वर्ष। ठीक है गाइज, आपको मैंने ये चीज़ें वहाँ पे बताई थी और मैं आपको फिर से दोबारा बता रहा हूँ, जो SC ST OBC MBC वर्ग के पुरुष है ना उनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ठीक है गाइज, यानी कि 40 में आप 5 जोड़ दो, सीधी सट बात है। ठीक है, तो 45 वर्ष आप उनकी अधिकतम उम्र मान सकते हो, किसकी, SC ST OBC MBC वर्ग के पुरुष की। और जो सामान्य वर्ग की जो महिला अभ्यर्थी है ना उनको भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइज, मतलब कहने का मतलब यह है कि अधिकतम आयु सरकार ने 40 वर्ष कर रखी है। ठीक है, और इन कैटेगरी की उम्र मान लो 45 वर्ष हो गई है, किसी भी मान लो SC ST OBC MBC वर्ग का कोई भी पुरुष हो या फिर सामान्य वर्ग की कोई भी महिला हो, अगर उनकी उम्र 45 वर्ष है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको छूट मिल जाएगी 5 साल की। ठीक है गाइज, वैसे अधिकतम आयु 40 साल सरकार ने बता रखी है, लेकिन किसी के 45 साल भी हो गए ना इनकी, ठीक है, तो उनको 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइज, और जो SC ST OBC MBC और EWS की महिला अभ्यर्थी है ना उनको 10 वर्ष की छूट मिलेगी। कब से, 16 अप्रैल 2021 से, बिल्कुल ये लेटेस्ट बिल्कुल अपडेट है, 16 अप्रैल 2021 से ये छूट मिलने लग गई है। किसको, SC ST OBC MBC EWS की जो महिला अभ्यर्थी है ना उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी अब। और जो राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा है ना उसके अंदर आवेदन हेतु कोई भी राज्य कर्मचारी हो, जैसे मान लो कोई LDC है, ठीक है, तो LDC कौन है, राज्य कर्मचारी है। ठीक है, यदि उसने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा के अंदर आवेदन किया तो उसकी आयु सीमा 40 वर्ष के स्थान पर अधिकतम कितनी मानी जाएगी, 45 वर्ष निर्धारित की गई है। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आप ये चीज़ समझ गए होंगे। गाइज, जो आपका नियम संख्या 11 है ना, जो नियम संख्या 11 मैंने आपको पढ़ाया था उसमें आप ये एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ सकते हो। मान लो अगर कोई अटकाने वाली बात आ जाए एग्जाम के अंदर तो आप बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखें। वे गर्भवती महिलाएं जो गर्भावस्था के दौरान कार्य ग्रहण करना चाहती है तो कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वे गर्भवती महिलाएं जो गर्भावस्था के दौरान, ठीक है, कार्य ग्रहण करना चाहती है तो कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कार्य ग्रहण नहीं करना चाहे तो, अगर कोई महिला गर्भवती है और वो कार्य ग्रहण नहीं करना चाहे तो इस दशा में इनका जो कार्य ग्रहण काल है ना वो मेडिकल ऑफिसर यानी कि जो चिकित्सा प्राधिकारी होता है ना उसके प्रमाण पत्र के आधार पर 9 माह तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है गाइज, यानी कि 9 माह के बाद में भी वो ज्वाइन कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका कार्यग्रहण काल इनको छूट दे दी जाएगी। ठीक है, कि आप 9 माह के अंदर कभी भी ज्वाइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गाइज, अगर कार्यग्रहण करना चाहती है तो कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कार्यग्रहण नहीं करना चाहती है मान लो, ठीक है, क्योंकि परेशानी आती है कई प्रकार की, तो इस दशा में इनका कार्यग्रहण काल मेडिकल ऑफिसर यानी कि जो चिकित्सा प्राधिकारी होता है ना उसके प्रमाण पत्र के आधार पर 9 माह तक बढ़ाया जा सकता है। ये भी आपको चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है, मैंने आपको नियम संख्या 97 सब क्लोज 6 भी पढ़ा दिया। जो अध्याय संख्या 11 है उसका नाम है अवकाश और विभिन्न प्रकार, उसके अंदर हमने 97 सब क्लोज 6 भी पढ़ा था। अब मैंने आपको उस वीडियो में उसी टाइम बता दिया था कि यहाँ पर जो ये 23,000 की लिमिट है ना ये बदल गई है। ठीक है गाइज, ठीक है, ये बदल गई है और ये वर्तमान में 59,000 हो गई है, यानी कि 59,000 रुपया हो गई है। आप इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखें। अब आप 23,000 मत पढ़ना, इसकी जगह आप 59,000 यानी कि 59,000 पढ़ें। ठीक है गाइज, और ये नियम 30 अक्टूबर 2017 से लागू हो गया। ठीक है गाइज, यानी कि 30 अक्टूबर 2017 से ये नियम लागू हो गया। तो 97 सब क्लोज 6 के अंदर आप ये चीज़ जरूर पढ़ें।
बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको उसी वीडियो में बता भी दिया था कि 23,000 की लिमिट चेंज हो गई है। जैसे जैसे मेरे को अपडेट मिलेगी मैं आपको बता दूंगा, और वो अपडेट मैंने आपको आज बता दी, ठीक है गाइज, इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा गाइज कई सारे अपने स्टूडेंट्स हैं तो उनके बार बार मैसेज आ रहे थे कि सर आपने 1-2 पॉइंट छोड़ दिए, तो वो बाय मिस्टेक रह गई थी। ये वाला पेज मैंने अलग से आपके लिए अमेंडमेंट बिल्कुल तैयार किया था और मुझे पता भी था, ठीक है। लेकिन उन स्टूडेंट सभी स्टूडेंट को धन्यवाद जिन्होंने मेरे को वास्तव में ये चीज़ याद दिला दी, और एग्ज़ाम के प्रति काफ़ी एक्टिव भी है वो बच्चे, और मुझे बहुत खुशी होती है कि वास्तव में कितना एक्टिव है, कितनी माइनर सी मिस्टेक पकड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही ध्यान लगा पढ़ाई कर रहे हैं और उनका जूनियर अकाउंटेंट बनना तय है, ठीक है गाइज। तो आप सभी एक्टिव रहे उन बच्चों की तरह जो बार बार कमेंट करते हैं। अच्छा लगता है, इस तरह से कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है गाइज। स्टूडेंट और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो ये नियम संख्या 96 सब क्लोज है ना, इसके अंदर कुछ चीज़ें छूट गई थी, वो मैं आपको आज बता देता हूँ। जो अस्थायी सेवा के कर्मचारी होते हैं ना, उनको 3 महीने या 18 माह तक का EOL असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो अस्थायी सेवा का कर्मचारी है ना, उनको 3 महीना या फिर 18 महीने तक का EOL स्वीकृत किया जा सकता है। अब कई सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर 3 महीने का तो कब मिलेगा, 18 महीने तक का कब मिलेगा, ठीक है। यानी कि 3 महीने का तो जनरली मिल जाता है अपने जहाँ पर वो जिस विभाग में नियुक्त है तो उसके द्वारा में दिया जा सकता है। लेकिन 3 महीने से अधिक यानी कि 18 माह तक का यदि उसको चाहिए ना, तो इसमें बता रखा कि 3 माह से अधिक का EOL। तो गाइज इसमें दे रखा कि 3 माह से अधिक का EOL यानी कि असाधारण अवकाश वित्त विभाग, कौन सा विभाग, वित्त विभाग की सहमति से बीमारी, केवल 2 कारण से दिया जा सकता है, बीमारी और अध्ययन के लिए। अध्ययन जो का पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु 3 महीने से अधिक का EOL स्वीकृत किया जा सकता है, ठीक है गाइज। ये हम पढ़ रहे हैं अस्थायी सेवा के कर्मचारियों के लिए, ठीक है गाइज। अगर मैं स्थायी सेवा के कर्मचारी की बात करूं तो इनको 24 माह तक का EOL स्वीकृत किया जा सकता है। EOL का मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, यानी कि असाधारण अवकाश, इसको अवैतनिक अवकाश भी बोलते हैं, ठीक है गाइज। तो स्थायी सेवा के कर्मचारियों को 24 माह तक का EOL स्वीकृत किया जा सकता है, अध्ययन अवकाश सहित, ठीक है गाइज। ये आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ये चीज़ ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है गाइज। 24 माह से ज़्यादा का अगर EOL चाहिए ना स्थायी सेवा कर्मचारियों को, तो वित्त विभाग, कौन सा विभाग, वित्त विभाग की अनुमति से दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है गाइज। और एक चीज़ आप ये भी ध्यान रखने, बिल्कुल ध्यान रखिए इस चीज़ को, वे अस्थायी महिला कर्मचारी, कौन सी महिला कर्मचारी, अस्थायी, वे अस्थायी महिला कर्मचारी जो सुरक्षा कर्मियों की पत्नियां, ठीक है गाइज। किन की पत्नी है, सुरक्षा कर्मियों की पत्नियां, ठीक है। उन्हें 6 माह तक का EOL स्वीकृत किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है गाइज। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब गाइज मैं आपको ये एक एक्स्ट्रा चीज़ ये भी बता रहा हूँ, हालांकि ये आपके मुझे नहीं लगता इतना आएगा डीप में, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि परिवीक्षा काल जो अवधि होती है ना, यानी कि प्रोबेशन जो पीरियड होता है ना, उसमें अवकाश कैसे दिया जा सकता है, वो उसके बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है गाइज। जो नियमित राज्य सेवा में चल रहे जो परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी, इसका मतलब है परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी, ठीक है गाइज। यानी कि जो नियमित राज्य सेवा में चल रहे परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी सहित परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी, परिवीक्षा यानी कि प्रोबेशन जो पीरियड होता है ना, उसकी काल अवधि के अंदर कोई अवकाश अर्जित नहीं करेंगे, ठीक है गाइज। उनको कोई अवकाश नहीं मिलेगा। लेकिन महिला जो परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी होते हैं ना, उनको नियम संख्या 103 एवं 104 के तहत कौन सा अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, प्रसूति अवकाश। और जो पुरुष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी होते हैं ना, उनको 15 फरवरी 2012 से नियम संख्या 103 सब क्लोज ए के तहत 15 दिवस का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है गाइज। तो आप ध्यान रखिए, अगर कोई भी पुरुष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी यानी कि प्रोबेशन पीरियड के अंदर चल रहा है, ठीक है गाइज, और उसकी मान लो उसकी पत्नी के बच्चा होता है ना, उसकी पत्नी की संतान होती है, तो प्रोबेशन काल के अंदर भी उसको 15 दिवस का पितृत्व अवकाश दिया जा सकता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, ठीक है गाइज। शिक्षा विभाग के जो परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी जो अध्यापक होते हैं ना, चाहे वो तकनीकी शिक्षा में हो, ठीक है, उनको शैक्षिक कार्य हेतु, कौन से कार्य हेतु, शैक्षिक कार्य हेतु सत्र 2011-12 से विशिष्ट आकस्मिक अवकाश दे होंगे। कौन सा अवकाश, विशिष्ट आकस्मिक अवकाश, यानी कि स्पेशल कैजुअल लीव, ठीक है गाइज। एक है लास्ट में परिवीक्षा अवधि में EOL, यानी कि प्रोबेशन पीरियड में आप असाधारण अवकाश यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो गाइज परिवीक्षा अवधि में EOL कैसे मिलती है उसके बारे में बात करेंगे। ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप असाधारण अवकाश पे रह सकते हैं परिवीक्षा काल में, प्रोबेशन पीरियड में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको बता दिया EOL का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, यानी कि असाधारण अवकाश। इसको अवैतनिक अवकाश बोलते हैं। क्यों भाई, जब आप EOL ये वाला अवकाश लेते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो 1 माह तक का EOL नियुक्ति अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 माह से ज़्यादा का अगर किसी को EOL चाहिए तो प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाएगा, ठीक है। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी यदि कार्यग्रहण करने से पहले, ठीक है, यदि कार्यग्रहण करने से पहले कोई पाठ्यक्रम में था अथवा है अथवा नज़दीकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो इसके लिए EOL स्वीकृत किया जा सकता है भाई गाइज, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है गाइज।
इस दशा में EOL की अवधि के बराबर परिवीक्षा काल में वृद्धि होगी। ठीक है गाइज, मान लो किसी प्रोबेशनर ट्रेनी ने मान लो कोई जूनियर अकाउंटेंट है, वो प्रोबेशन काल में चल रहा है और उसने 100 दिन का EOL ले लिया। ठीक है गाइज, EOL ले लिया और वो प्रोबेशन पीरियड में अगर कोई EOL ले लेता ना तो उसका प्रोबेशन पीरियड भी कितना बढ़ जाएगा, 100 दिन का। ठीक है गाइज, यानी कि जितने दिन की वो EOL लेगा ना उतना दिन उसका प्रोबेशन पीरियड बढ़ जाएगा। ठीक है गाइज, परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी RGHS, ये अभी नई स्कीम चली है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ठीक है, तो इस फंड के अंतर्गत विकल्प देता है ना, तो इसके पश्चात कटौती करा सकेंगे और उसका लाभ ले सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों के लिए भी है। परिवीक्षा की कालावधि नियमित नियुक्ति मानी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो कि पदोन्नति MACP हेतु मान्य नहीं होगी गाइज। ठीक है गाइज, आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ वीडियो समझ में आया होगा और मैंने जो भी अपडेट थे वो मैंने आपको बता दिया, साथ में मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ बता दी। ठीक है गाइज, अब हम आगे और अपना जो अध्याय संख्या 11वां चल रहा है जिसका नाम है अवकाश और विभिन्न प्रकार, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है गाइज, तो आप बिल्कुल अलर्ट रहें और इसी प्रकार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, आपकी क्वेरी फटाफट बताते रहें और इसी तरह से मैं आपकी जो भी परेशानियाँ उनको मैं आपको उनका समाधान बताता रहूँ और आपका सिलेक्शन हो जाए, यही मेरी दुआ है। ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।